बच्चों का भविष्य है हमारी जिम्मेदारी, बिना ब्रेक टीकाकरण रखे जारी। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दूरदर्शन बिहार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करना कितना आवश्यक है, और इसी को लेकर पूरी दुनिया भर में 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम टीकों के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। और इस कार्यक्रम में हमने दो खास मेहमानों को बुलाया है। जी हाँ, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विभा सिंह जी, जो कि पटना सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निर्भय नाथ मिश्रा जी, जो कि बिहार में यूनिसेफ के कार्यक्रम अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जो आप जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, तो चलिए सबसे पहले हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 1800-3456-171। तो आप इस पर हमें कॉल कीजिए, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आपके जो भी सवाल हैं अपने बच्चों से जुड़े, उनके टीकाकरण से जुड़े, आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो आपके सवालों के जो है जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि दर्शक हमारे साथ जुड़े, हम चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन तक पहुँचा देते हैं। मैम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जैसा कि ये पूरा सप्ताह जो है टीकाकरण को लेकर मनाया जा रहा है, तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ किस तरह से टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्या कुछ अभी तक कार्यक्रम हो रहे हैं? इसके संबंध में मैं सबसे पहले ये बता देना चाहूँगी कि हमारे पूरे ज़िला में रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चलते रहता है, जिसके द्वारा आंगनबाड़ी सेंटर्स पर हम बच्चों का रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं। जिनका जो शेड्यूल रहता है उनको उस हिसाब से उस टीका को दिया जाता है। अब इस जो सप्ताह चल रहा है उसमें हमारा मकसद ये है कि जो भी लोग छूटते हैं, जो बच्चे कहीं बाहर चले गए या किसी कारणवश नहीं ले सके, उनको हम ज़रूर अप्रोच करें और उनको टीका दिला करके वैसी बीमारियां जिनके अगेंस्ट में हम टीका दिलवाते हैं उससे उनका बचाव कर सके। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, वे स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बच्चे हमारे समाज के नींव हैं और वो शुरू से स्वस्थ रहेंगे तो उनकी दिमागी स्थिति भी अच्छी रहेगी और समाज पर भी लोड कम पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग पर लोड कम पड़ेगा। इसके साथ ही कोविड वैक्सीनेशन में भी जो लोग अभी तक वंचित रह गए हैं, किसी कारणवश नहीं ले सके या उनके मन में कोई भ्रांति रही है जिसके चलते, और प्रिकॉशन डोज का भी जिनका समय हो चुका है और वे नहीं ले चुके हैं, उनके लिए हम लोग का विशेष कार्यक्रम चल रहा है कि उन तक हम ज़रूर पहुँचे। जो बहुत दूर आउटरीच एरियाज़ में रहते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाए, स्लम एरिया में नहीं पहुंच पाए, उन बच्चों को हम दिलवाते हैं। इसमें हमारे इस कार्यक्रम में यूनिसेफ का बहुत बड़ा रोल रहता है। वे बहुत आगे बढ़ कर के इस कोविड के वैक्सीनेशन में, RI में इनके जो भी अधिकारी सब जो जिला में हैं इन्होंने दिया है और विलेज लेवल पर भी दिया है, फील्ड मॉनिटर्स, वे बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे ये कार्यक्रम हम लोग का बहुत अच्छा चलता है और बच्चे लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार जो है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल ये थीम रखा गया है, विश्व जो टीकाकरण सप्ताह है, इसके तहत यूनिसेफ किस तरह से काम कर रहा है, उसकी भूमिका क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो सप्ताह है ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि यूनिसेफ की तरफ से और सारे बच्चों की तरफ से, दुनिया भर के सारे बच्चों की तरफ से हम लोग सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे इस टीकाकरण से जुड़े या कोविड टीकाकरण से जुड़े जो लोग हैं उन सारे लोगों को। इसमें अगर आप सोचें तो जो जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टीकाकरण का आविष्कार किया, चाहे पोलियो का टीकाकरण हो, चाहे चेचक का टीकाकरण हो, चाहे जिसका अभी भी जितने भी कोविड का टीकाकरण हो,
उसके अलावा जितने भी यहाँ पे जैसे कि ट्रांसपोर्टर हैं जो उसको लाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि वैक्सीन कहीं बनता है आता है गांव के दूरस्थ से इलाकों में, जितने ड्राइवर्स, पायलट्स, नाव चलाने वाले सुगम एरियाज़ में, उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ हम लोग सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, खास करके बिहार सरकार में जिस तरह से पिछले सरकारों में अभी भी लगातार पिछले कुछ सालों में लगातार टीकाकरण को वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उन्होंने जिस तरह से कमिटमेंट दिखाया है, उनको भी धन्यवाद कि इन्होंने टीकाकरण के महत्व को समझते हुए उसके तरफ सबका ध्यान बटाया और उस तरह से राज्य की प्लानिंग की। साथ ही साथ जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो आशा वर्कर हैं, एएनएम दीदी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, पंचायती राज के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग जैसे हमारे पार्टनर हैं, इसमें WHO है और भी जितने पार्टनर, NSS है, NYK है, IMA है, सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के दिन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक में, कि अभी तक टीकाकरण में जो लक्ष्य हुआ है उस कोविड में जो अभी तक हम लोगों ने प्राप्त की है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस अवसर पर सबको धन्यवाद दूं यूनिसेफ की तरफ से और सारे बच्चों की तरफ से जो अभी जीवित है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम लोगों ने मिलकर इन लोगों को इसमें इनको जानलेवा बीमारियों से बचाया है। बिल्कुल। और एक चीज़ लास्ट में कि मैं उन सभी को धन्यवाद जिनका नाम मैं लेना भूल गया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं, तो उन सारे विभागों को, उन सारे लोगों को मेरी तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से और बच्चों की तरफ से धन्यवाद। बिल्कुल। तो बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए, तमाम बीमारियों से बचाने के लिए बहुत सारे लोगों की भूमिका है, वो लगातार दिन रात काम करते हैं और ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आगे बढ़कर आएँ और अपने बच्चों को टीके लगवाएं। मैम, मेरा एक सवाल है, जैसे लोगों में ये रहता है कि टीके लगवाने हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नवजात बच्चे को लेकर कई लोगों को नहीं मालूम होता है कि उसे टीका लगना है या नहीं लगना है, तो ऐसे में आप उनको क्या जानकारी देना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है, हमारे जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है जी, वहाँ पर बच्चों के जन्म के बाद जो टीकाकरण शेड्यूल है जी, जन्म के 24 घंटा में वो अवश्य पड़ता है और उसके बाद उनको एक कार्ड बनता है जिसमें बाकी आगे के जो वैक्सीनेशंस होंगे, जो टीकाकरण होगा, उसका शेड्यूल बना रहता है माह के हिसाब से, जिसके चलते फिर आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम दीदी सब उन लोग का जो ड्यू लिस्ट बनाती है और उनको हमेशा खोज करके उनको पहले से बताती हैं और उनको आंगनबाड़ी पर बुलवाती हैं और टीकाकरण करवाती हैं। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे होते हैं वो उससे वंचित नहीं होते। ऐसे भी हम प्रचार प्रसार करते हैं जिसके चलते प्राइवेट में भी जो होंगे उनका भी वैक्सीनेशन होगा, बच्चों का टीकाकरण कराया जाएगा। साथ में आशा दीदी का ये काम है कि वो घर घर इस बात को बताएंगे और बच्चों को के माता पिता को इसकी जानकारी देंगे। और बहुत सारे हमारे जो सहयोगी हैं, WHO है, यूनिसेफ है, केयर है, उन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है जो इस बात का प्रचार प्रसार करा करके बच्चों को टीकाकरण करवा ही देते हैं। जी मैम, इसमें अगर देखा जाए जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, अगर वहाँ बात करें, जैसे कोई गांव से आया हुआ व्यक्ति है, वो चाहता है कि वो अपने बच्चे को टीके लगवाए, तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी? किस तरीके से वो अस्पताल में जाए? क्या कुछ कार्ड बनवाना होता है या कोई पर्ची कटवानी होती है? तो एक आम नागरिक को, जो कह सकते हैं कम पढ़ा लिखा भी है, वो भी आसानी से टीका अपने बच्चे को दिलवा सके, इसका प्रोसीजर क्या है? वहाँ पर जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ RI का एक कॉर्नर रहता है जहाँ पर टीकाकरण कॉर्नर करके बना हुआ है हर जगह। वहाँ पर उनका बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है और उनके उम्र के हिसाब से जो वैक्सीन पड़ेगा या जो पहले से पड़ा है वो देख लेते हैं लोग, आगे का दिलवाते हैं और उनका एक कार्ड बन जाता है जो भविष्य में उनको काम देता है। उसी के आधार पर फिर उनको बता दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम आपको आना है और रजिस्टर भी संधारित होता है। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी बिहार में जो इस तरह के सेंटर पे तो आप दे ही सकते हैं, बिहार में हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पर जो और आउटरीच जो सेंटर है उसमें 1 महीने में 1 लाख से अधिक सत्र भी हम लोग लगा रहे हैं, मतलब सरकार लगा रही है। और उस गांव में जो सत्र होता है उसमें आंगनवाड़ी और आशा, ये जो दोनों लोग हैं वो घर घर जा कर के सर्वे का काम करती हैं हर एक 6 महीने पर और हर एक महीने में पूछ के, और ये काम करने के बाद उसके आधार पे वो वहाँ पे ड्यू लिस्ट बनाती हैं।
कि ड्यू लिस्ट बनाने का मतलब ये हुआ कि इस टीकाकरण के दिन, महीने में चूंकि एक ही दिन होता है, कौन सी गर्भवती माता है या कौन से बच्चे किस टीका के लिए मतलब एलिजिबल है। बिल्कुल। तो उसके आधार पे हर एक महीने वो लोग उसको अपडेट करती हैं और हर एक घर जा कर के उन टीकाकरण जिनको पढ़ना है उनको पहले से बुलाती हैं, और जब एएनएम नर्स दीदी आ जाती हैं सत्र पे तो उनको बुला करके उनको टीका दिलवाती हैं, और उसके बारे में जो संबंधित जो मैसेज है जो टीकाकरण, जैसे कि ये जैसे कार्ड है जी, ये मैं कार्ड इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है। ये एक टीकाकरण का कार्ड है जो लोग चाहेंगे कि इस टीकाकरण कार्ड को उनको दिया जाता है। इसमें सारा रिकॉर्ड है तो ये अगर कहीं भी जाएं तो इसको संभाल के रखें, घर में भी संभाल के रखें, कि जिससे कि इस टीकाकरण कार्ड के आधार पे पिछला टीका क्या लगा है। वैसे तो हम रिकॉर्ड सरकार के स्तर पे भी रखते हैं, लेकिन खुद अगर आपके पास हो तो आपको भी सहूलियत होगी और सरकार को भी सहूलियत होगी इसको देने में। यानी कि स्वास्थ्य केंद्र जब आप जाएंगे पहली बार अपने बच्चे को टीका दिलवाने के लिए तो आपको एक बाकायदा कार्ड दिया जाएगा जिसमें सभी टीकों के बारे में पूरी जानकारी होगी, कब कौन सा टीका लगना है, क्या टीका लगना है, इसकी पूरी डिटेल उस कार्ड में शामिल रहती है। और इसके साथ साथ आपको उसके जरिए ये भी मालूम पड़ता है कि अब आगे किस डेट को आपको अपने बच्चे को टीका दिलवाना है। तो ये तमाम जानकारियां रहती है। मैम कार्ड के रहने से अगर अपने घर से कहीं और बाहर भी गए हैं, दूसरे संस्थान पर भी इसमें देख करके उनको टीकाकरण हो जाएगा। यानी कि कार्ड रखना बहुत आवश्यक। यानी कि आप अगर कहीं और चले जाते हैं, किसी और स्टेट में शिफ्ट भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस कार्ड के जरिए वहां भी जाकर आप अपने बच्चे को समय पर टीका दिलवा सकते हैं। मैम मेरा इसी से जुड़ा अगला सवाल है, टीका बच्चे को लग जाता है लेकिन कई बार क्या देखने को मिलता है, बच्चे को बुखार आ जाता है या फिर जहाँ पर सुई लगी है सूजन आ जाती है, बच्चे को तकलीफ होती है। तो ऐसे में जो परिवार के लोग हैं जो बच्चे की देखभाल करते हैं उन्हें क्या उपचार करना चाहिए, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले है कि घर वालों को, पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए जी। ये जनरली मतलब हर को नहीं हुआ तो कुछ बच्चों को तो बहुत कॉमन है इस तरह से बुखार होना, और जहाँ इंजेक्शन पड़ता है वहाँ पर दर्द होना, ये अपने अपने सीमित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बहुत तेज़ बुखार होने से डॉक्टर से मिल सकते हैं, उसके हिसाब से उनको दवाई देंगे डॉक्टर। अगर ज़रूरत होगा जनरली बुखार के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं, उससे दर्द भी कम हो जाता है जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर बच्चों को बुखार भी आता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टीके का असर होता है तो कई बार बच्चे को बुखार आ जाता है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे भी है कि बच्चे को टीका दे दिया, कई बार उसे बुखार आ गया, दर्द हो गया, लेकिन परिवार वाले डरते हैं कि अब बच्चे को खाने के लिए क्या दिया जाए। नवजात बच्चा है, ज़्यादातर बच्चा दूध पीता है, कई बार कुछ खाता भी है, तो उसके फूड को लेकर क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसका खान पान कुछ ख़राब ना हो और उसका स्वास्थ्य है उस पर बुरा असर ना पड़े, उसमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें ये ज़रूरी बात है एक ध्यान रखना कि ये जो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा भी कि अभी उनका ये जो टीका, डॉक्टर साहब हम इस सवाल को आगे जारी रखेंगे। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी बताइए सवाल क्या है आपका? सवाल है कि वो बच्चे को मतलब टीका छूट गया है जी, तो उसको क्योंकि फीवर आ गया तो उसका जॉन्डिस हो गया था जन्म से जी, तो उस समय वो उसके कारण जो नहीं लगा पाए, तो क्या उसके लिए क्या किया जाए? जी बताइए। इसमें जहाँ भी आप रहते हैं, आपने अपना जगह नहीं बताया, आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होगा या तो एडिशनल पीएचसी होगा, पीएचसी होगा, और आपके गांव में नज़दीक में हर एक महीने में एक टीकाकरण लगता है आपके गांव में, जिसमें आशा दीदी और आंगनवाड़ी दीदी लोगों को बुला के ले जाती हैं। आप उस बच्चे को जितना जल्दी हो सके, या तो आप ब्लॉक के अस्पताल में जा पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके नज़दीक के जो आंगनवाड़ी केंद्र है जहाँ पे टीकाकरण महीने में एक बार लगता है, वहाँ जल्दी से जल्दी जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ जाएं और उनको टीका उसी तरह से लगेगा। अब उनका टीका जो छूट गया कुछ बीमारी के कारण से, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। वहाँ जाने के बाद वही उसी तरह से टीकाकरण उनको किया जाएगा, और टीका हर एक स्तर पे कभी भी वो लगे, चाहे कई बार किसी कारण से थोड़ा डिले भी हो जाए तो उसको ज़रूर दिलवाना चाहिए, क्योंकि टीका किसी भी कीमत पे बहुत ही बच्चों के लिए सुरक्षित है और बच्चों के लंबे आयु के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है।
जी, तो डॉक्टर साहब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि कई बार बच्चे को जो है बुखार आ जाता है, उसके बाद खाने या पीने को उसे क्या देना चाहिए, इसको लेकर कई बार समझ नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने, मैं अभी बता भी रहा था ये जी। कि उसमें क्या है कि जो बच्चे को जो डाइट है ना, वो रेगुलर रहना ही चाहिए, रादर उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। एक चीज़ जो आवश्यक लोगों को कई बार लगता है कि अब वो बुखार हो गया, तो ये बुखार जो है वो वैक्सीन के जनित है। जी। वो बुखार ऐसा कुछ नहीं है जो किसी और कारण से हुआ है। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि अगर बुखार होता भी है तो दवा, जैसा कि अगर ज़रूरत पड़े तो पैरासीटामॉल, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, वो आप दें, जो आपके केंद्र पे भी उपलब्ध है, वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र पे टीकाकरण के दिन। और उनको उसी तरह से आप दूध पिलाना जारी रखें अगर छोटे बच्चे हैं। और अगर पूरक पोषण 6 महीने से ऊपर है तो उनको जिस तरह से आप पूरक आहार देते हैं उसको भी जरूर जारी रखें। ये बहुत ही ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि उन बच्चे को स्वस्थ रहने में जितना टीकाकरण का रोल है, उतना ही हमारा जो उनके न्यूट्रिशंस है, उनको जो पूरक पोषाहार है या दूध, माँ का दूध है, वो उतना ही ज़रूरी है जो उनके लिए एक टीकाकरण का ही काम करता है। जी। मैम, आपसे मैं अगला सवाल लेना चाहूँगी कि 5 साल तक तो हम देखते हैं कि माँ बाप बहुत एक्टिव रहते हैं अपने बच्चे को टीका दिलवाने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, लापरवाही देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगी और उनको बताइए कि कब तक उन्हें बच्चे को टीका दिलवाना ज़रूरी है? जैसे जी, 5 साल के बाद जो है 10 साल की उम्र में एक टीडी दिलवाना पड़ता है। जी। और बच्चों के खान पीन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है ताकि उनका ग्रोथ जो है अच्छा से हो, उनका मानसिक और जो है शारीरिक विकास अच्छा से हो, उनके हाइजीन पर ध्यान रखना पड़ता है। और 5 साल तक जो शेड्यूल है वो तो पड़ता ही है और 10वें साल में एक टीडी पड़ता है। जी बिल्कुल, तो ये बात ध्यान रखने की है कि 5 साल के बाद आप चिंता मुक्त मत हो जाइए, आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को और भी टीके दिलवाने हैं 10 से 16 साल के बीच 10 से 16 साल के बीच में। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम उमेश है। जी उमेश। और ये जो अभी टीकाकरण, जो कोविड का टीकाकरण है, तो कितने साल के बच्चों को कोविड का टीकाकरण देना जरूरी है? जी ठीक है। अभी तो आप 12 साल के उम्र से ऊपर के बच्चों को दिला सकते हैं। जी। उसके बाद आगे का जब दिशा निर्देश आएगा तब उससे छोटे बच्चों को मिलना शुरू होगा तो उन बच्चों को दिलाएंगे। अभी 12 साल के ऊपर के बच्चों को दिलवाएं। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो 12 साल से ऊपर का जरूर दिलवाएं और जिनको 2 डोज है उनको दोनों डोज दिलवाएं। और साथ ही साथ जिनके लिए 18 साल से ऊपर के लिए सरकार ने प्रिकॉशन डोज, जिसको कि बूस्टर कई लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, प्रिकॉशन डोज जिनको कि 9 महीने का गैप हो गया है सेकेंड डोज के बाद, वो ज़रूर अपने जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है, आपके गाँव में अगर बूथ लगता है तो वहाँ ज़रूर दिलवाएं। ये ज़रूर ध्यान रखें। मैम, एक सवाल है मेरे मन में। कई बार क्या होता है कि टीका लगवाने के लिए हम स्वास्थ्य केंद्र चले जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे घर पर भी हमने देखा है कि सरकार की तरफ से आशा वर्कर हो या एएनएम हो, टीका लगाने के लिए आ जाती हैं, पर गांव में देखा जाता है लोगों में भरोसा कह सकते हैं कम है या डर रहता है कि ये कौन अनजान व्यक्ति आ गया है, कौन सा टीका लगा रहा है, क्या सुई देना चाहता है। मैं इस सवाल को आगे लूँगी, इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह झा। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? सवाल है कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कब से देना शुरू हो जाएगा? जी, सवाल दोहराइए अपना। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह झा बोल रहा हूँ मधुबनी से। जी। 5 साल से ऊपर के बच्चों को कब दिया जाएगा वैक्सीन? जी, 5 साल से ऊपर के बच्चों को कब दिया जाएगा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अभी जैसा कि सरकार की तरफ से आप लोगों ने हो सकता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा भी हो, अभी 12 साल से ऊपर के लिए टीकाकरण हो रहा है। जो ड्रग कंट्रोलर की जो अथॉरिटी है सरकार की, उसने अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें इमरजेंसी यूज़ के लिए 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भी 2 टीका की मंजूरी दी है। ये दोनों टीका अभी सरकार की जो सबसे बड़ी बॉडी है जो सब सरकार को एडवाइस करती है, वो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होती है इम्यूनाइजेशन पे, एनटागी, वो उनके पास पड़ा है। वो जिस तरह से रिकमेंड करेंगे फाइनल, उसी तरह से सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगी।
और अभी वो रिकमेंडेशन उसका ज़रूर हुआ है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा बेस्ड ऑन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, वो उसी तरह से फिर तुरंत बिहार में उसी तरह से लागू होगा जैसे ही सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश आएगा। तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि ये होगा, लेकिन ये निर्णय डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, और वो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के फाइनल रिकमेंडेशन पे। बिल्कुल, तो जो कोरोना का टीका है वो अभी 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। मैं सवाल पूछ रही थी कि हम लोग अस्पतालों में जाते हैं, टीका लगवाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो है आशा वर्कर हो, एएनएम हो, इनके ज़रिए भी टीकाकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। जी, मैं ये सवाल फिर आगे लूँगी। अभी एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका, नाम बताइए। अशोक झा नाम हुआ मेरा। जी अशोक जी, कहिए सवाल क्या है आपका। एक्चुअली मैम बोल रही थी अभी कि ये कार्ड संभाल के रखना है जी, तो वो कार्ड किसी कारण से पानी से भीग जावे या खो जावे तो क्या उसका रिकॉर्ड और कहीं भी मिल सकता है क्या? मैं बता देता हूँ। ये जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपके पास इसलिए रखा जाता है कि आप इसको संभाल के रखें, लेकिन अगर ये जो रिकॉर्ड है इसका, वो हमारे जो एएनएम दीदी हैं उनके पास होता है, और जो आपके जो गांव में आशा दीदी हैं उनके भी सर्वे रजिस्टर में वो होता है। तो अगर आपका कार्ड किसी भी हालत में खो जाए, भीग जाए, या कहीं ऐसा हो जाए कि नष्ट हो जाए, वैसे हम तो ये कहते हैं कि इसको इसी तरह से संभाल के रखा जाए जैसे पैसे रखते हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपका दोबारा कार्ड भी बन जाएगा, और वहाँ जो रिकॉर्ड है उस आधार पर उस कार्ड को फिलअप भी कर देंगे और नया टीका दे देंगे। तो घबराने की बात नहीं। हाँ, घबराने की बात नहीं है उसके लिए। जी मैम, हम एएनएम और आशा वर्कर की बात कर रहे थे। तो ऐसा है कि जो एएनएम की ड्यूटी लगती है साथ में कि घर घर दस्तक आप सुने होंगे, जो हमारा कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा था, तो उसमें एएनएम ज़्यादातर लोगों से जान पहचान ही रहती है क्योंकि वो फील्ड में घूमती है। दूसरा नंबर आशा का वो पोषक एरिया होता है, तो आशा हर घर से वाकिफ होती है। तो जब आशा और एएनएम दोनों मिल करके जाती है तो लोग को समझाने में आसान होता है, जो लोग अनजान नहीं महसूस करते हैं। हाँ, किंतु शहरी क्षेत्र में ज़रूर पोलियो का वैक्सीनेशन के लिए जो आशा लोग घूमती है वो उनको कन्विंस करती है। लोग भी जान रहे हैं कि पोलियो का ड्रॉप घर में आकर के पिलाया जाता है, तो इतनी परेशानी अब नहीं होती है। जी जी बिल्कुल। तो अगर आपके घर आशा वर्कर या एएनएम के कोई भी कर्मचारी पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही आपके घर तक पहुंचे हैं, आपकी देखभाल के लिए आप तक पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। टीकाकरण की हम बात करते हैं तो मिशन इंद्रधनुष का नाम भी आता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है बहुत ही समीचीन प्रश्न है, क्योंकि अभी मिशन इंद्रधनुष जो है उसका हम लोग इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष नाम दे दिए हैं, जो वर्जन 4 है ये। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम भारत में ये 2014 में, आज से 8 साल पहले ये शुरू किया गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि विभिन्न कारणों से, चाहे कि टीकाकर्मी की कमी से, या दूरस्थ एरिया होने से, या किसी कारण से टीका अगर छूट जाता है किस बच्चे को या गर्भवती माता को, तो उनको हम लोग चाहते थे कि कैसे हम लोग इसको पूरा करें। इसका कारण ये था कि जो हमारा है कि 90% से अधिक लक्ष्य हमारा था उस समय कि टीकाकरण में कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन में, जो हम लोग फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज कहते हैं उसके लिए। तो इसी लक्ष्य के साथ ये शुरू हुआ। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है वो 7 रंग हैं, इसमें इंद्रधनुष के 7 रंग है, और वो 7 तरह के टीका चूँकि हम लोग उसमें डालते हैं, तो इसी से साथ वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग उन बच्चों को पहले खोजते हैं हाउस टू हाउस सर्वे के अलावा। मन पहला काम ये है कि आशा दीदी हर एक घर जाएंगी और वहाँ हाउस टू हाउस सर्वे करके हेड काउंट करेंगी, हर एक को गिनेंगी, और उस आधार पे उनमें जिनमें टीका छूटा होगा उनका ड्यू लिस्ट बनाएगी, और टीकाकरण सत्र के दौरान जो इम्यूनाइजेशन होगा उसमें हम लोग टीकाकरण करेंगे। बिहार में इसका 2 राउंड हो चुका है। एक अच्छा मैं लोगों को बता दूं कि जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कि 2 मई से इसका 3रा राउंड होगा, और 2 राउंड में आप लोगों के कठिन प्रयास और बहुत सहयोग से लगभग 6 लाख बच्चों को अभी हम लोगों ने टीकाकरण किया जो छूटे थे, और 1 लाख से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को हमने टीकाकरण किया है। तो यही कायम रहे, जिससे कि जो गैप था, जो लक्ष्य है हमारा उसमें, और अभी जो कोविड के कारण से जो कमी आई है उसको हम लोग पूरा कर पाएँ। और मिशन इंद्रधनुष उसमें हमारे लिए जो जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा है
तो हम लोग इसमें सफल हो पाए। बिल्कुल। मैम आपसे मेरा अब अगला सवाल है कि गांव की हम बात करते हैं, सरकार कई कार्यक्रम चला रही है जिससे कि लोग जागरूक भी हों, लोगों तक टीका पहुंचे, बच्चे स्वस्थ रहें, लेकिन कई बार अभी भी देखा जाता है कि लोगों में भ्रांतियां हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा की कमी है या फिर ऐसी जगह पर जहां अभी तक कह सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, तो वहाँ लोग झाड़ फूँक करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, उन्हें किस तरह से जागरूक करना चाहेंगी? देखिए, जागरूकता का जो भी कार्यक्रम हम नया शुरू करते हैं उसके पहले जागरूकता लोगों में फैलाते हैं। हमारा कैंपेन होता है, माइकिंग होती है, जिससे लोग को पता चलता है कि ये प्रोग्राम सरकार ने चालू किया है जी। और हम लोग आशा के द्वारा भी ये चीज़ घर घर में फैलाते हैं, खबर करते हैं कि ये प्रोग्राम शुरू हुआ, इसका आप लाभ लें जी। अब इसमें है कि कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो झाड़ फूँक कराने लगते हैं, कुछ भी होता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंचते हैं जी। तो उनको मैं यही संदेश दूंगी कि वो झाड़ फूँक के चक्कर में ना फंसे। सबसे पहले जा कर के हमारे स्वास्थ्य केंद्र हर जगह हैं, वहाँ जा कर के डॉक्टर से मिले, उसके बच्चे की हो या बड़े की, किसी की भी हो, जो बीमारी है उसका पता करें और उसका सही इलाज करवाएं, अन्यथा बहुत बुरा असर हो सकता है, ज़िंदगी भी जा सकती है, इसलिए ये काम नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि मैम ने बताया कि जो गांव में जो लोग रहते हैं कई बार वो झाड़ फूँक में पड़ जाते हैं, लेकिन इससे आप अपने बच्चे की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, तो उससे आपको बचना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार पहुंचा रही है उनका लाभ उठाना है और जो तमाम टीके सरकार की तरफ से मुफ्त में दिए जाते हैं उन्हें अपने बच्चों को दिलवाना है। टीकाकरण में अब कोरोना का टीका भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कोरोना का जो टीका है हाल फिलहाल में इसको बच्चों को लेकर इसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, और जो नवजात बच्चे हैं क्या उनके लिए भी भविष्य में कोरोना का जो टीका है वो इजाद किया जा रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सबके मन में भी होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ टीकाकरण से संबंधित बताना चाहूँगा। आपने पूछा था, शायद मैं बता नहीं पाया था उस समय, कि एक चीज़ था कि जो यूनिसेफ के रोल के बारे में आपने, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, क्योंकि ये हमारा 75वां साल है यूनिसेफ का, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पिछले 75 सालों से दुनिया भर में वैक्सीनेशन के सप्लाई को लेकर के, वैक्सीनेशन कवरेज को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि 45% जो विश्व की इम्यूनाइजेशन है यूनिसेफ उससे या तो सप्लाई से या विभिन्न चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा जो प्रश्न है कम्युनिकेशन का, जागरूकता फैलाने का काम, कोल्ड चेन का काम, ये यूनिसेफ लगातार सरकार को सहयोग कर रही है। तो जो आपका प्रश्न था उसमें ये है कि एक कॉलर ने भी पूछा भी था कि प्रश्न जो इससे संबंधित, अभी जो है रिसर्च जो है वो हर एक एज ग्रुप पे चल रहा है जो 5 साल से ऊपर वाले जो हमारे कैटेगरी है 5 से 12 साल, उसका नेक्स्ट फेज में DGCA ने 2 का अप्रूवल इमरजेंसी ऑथराइजेशन का दिया है। अभी सरकार के पास जो टेक्निकल कमेटी है उसके अंतर्गत ये विचाराधीन है। और दूसरे जो रिसर्च है वो चूंकि सारे रिसर्च साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, उसके जिस तरह से फाइंडिंग्स आएंगे और साइंटिफिक रिसर्च के फाइंडिंग्स आएंगे, उसके आधार पर आने वाले दिनों में निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है दर्शकों से विदा लेने का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे दर्शकों तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाएँ। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और हाँ, दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार। नमस्ते।